अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की। खित्ते के मसाइल, इनके हल, बाहमी ताउन और बदलती जियोपॉलिटिक्स में इंतहाई अहमियत का हामिल ये इजलास, और ख़ास तवज्जो का मरकज़ इस बार इसलिए भी क्योंकि मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के सरबराहान रीजनल फोरम के ऊपर पहली बार इकट्ठे हो रहे थे और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई रिवायती मुसाफ़ा या कोई इंटरेक्शन हो, लेकिन देखने में तो यही आया कि ना तो वो रिवायती मुसाफ़ा बल्कि शायद डिलिबरेटली इग्नोर करने की भी कोशिश की जा रही थी एक दूसरे को। लेकिन जो इश्यूज़ हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दहशतगर्दी हो या दीगर मसाइल, इनको अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया और इनके ऊपर बात की, और फिर आगे इसको मज़ीद डायलॉग की शक्ल देने की बात भी की। क्या कहा उन्होंने, उन्हीं की ज़बानी सुनिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties. My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts and massive devastation. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. We will continue our efforts along with all SCO members and the chairman of SCO to promote peace, progress and prosperity in the entire region. शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि न सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी बल्कि दीगर भी जो मसाइल हैं, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो दावत देते हैं कि इन मामलात के ऊपर खुलकर बातचीत की जाए और कोई ना कोई हल निकाला जाए। उधर बड़ी गौर तलब बात ये भी कि भारत और चीन की जो ताल्लुकात हैं वो पिघल रहे हैं और उनमें कुछ दूरियां कम हो रही हैं। न सिर्फ ये कि ऑप्टिक्स जो थे उसमें भारत, रशिया और चीन बड़ी करीब करीब दिखाई दिए, बल्कि जो खिताब हुआ चीन की तरफ से उसमें बज़ाहिर तो यूएस की तरफ इशारा करते हुए ये कहा गया कि जियोपॉलिटिकल बुलिंग की हम मजम्मत करते हैं और ये जो कोल्ड वॉर जहनीत है, कैफियत है, इसको भी तर्क करना होगा। और फिर ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कहा गया कि जो भारत और चीन हैं वो पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं, यानी शराकतदार हैं, दुश्मन नहीं। अभी जो सारी की सारी तब्दीलियां हो रही हैं और ख़ासकर ख़ित्ते की रीअलाइनमेंट या फिर बदलते हुए ताल्लुकात, इसके चलते सवाल हमारा बुनियादी कुछ यूँ कि SCO की क़यादत क्या पाक भारत ताल्लुकात और डायलॉग को नतीजा खेज़ बना सकते हैं? अगर हाँ तो किस हद तक? लेकिन पूरी ज़रा रीजन की पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ पाक भारत बल्कि दीगर ममालिक के तनाजुर में भी। हमें इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साफ़ी साहब से ही शुरू करते हैं। सलीम साफ़ी साहब, कितना अहम ये प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर जो हमें ऑप्टिक्स देखने को मिले, पाकिस्तान भारत तो यकीनन, और फिर वज़ीर आज़म की तकरीर के ऊपर भी आप कहेंगे आपके लिए क्या स्टैंड आउट किया, बट सर चीन और भारत और रशिया का पास होना, ये सब कुछ क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखिए, एक तो जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है ये बुनियादी तौर पर बनाया गया था एक मशरिकी ब्लॉक बनाने के लिए, और इसका इनिशिएटिव लिया था चीन ने, और रफ्ता रफ्ता इसमें रुकन ममालिक की तादाद बढ़ती गई और आज आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक भी उसमें शामिल हैं और पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक भी उसमें शामिल हैं। और जो आलामिया हैं उसको अगर आप पूरा पढ़ लें तो पूरे आलामिया वो UN के पैरेलल एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर का नक्शा पेश कर रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है बैनुल अक़वामी जिसका उसमें तज़किरा ना किया गया हो। और फिर तीसरा कि अभी उस तंजीम को इलाक़ाई ब्लॉक की शक्ल अमलन दी जा रही है, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि जिस तरीके से इज़राइल की मज़म्मत की गई है, जिस तरीके से ईरान पर अमरीकी हमले, इज़राइल के हमले की मज़म्मत की गई है, तो
रफ्ता रफ्ता ये जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है ये अपने वेस्ट के मुकाबले में एक इलाकाई ब्लॉक बनाने की तरफ जा रहा है। जो भारत है तो भारत को एक लिहाज से ये नाकामी भी हुई है उसमें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कोई लफ्ज़ एलामिया में शामिल नहीं कर सका। अलबत्ता उसकी ये अचीवमेंट है कि जहाँ पाकिस्तान के जाफ़र एक्सप्रेस और बलूचिस्तान में दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मज़म्मत की गई है, तो वहाँ पे उसके साथ पहलगाम वाक़े की भी मज़म्मत की गई है, लेकिन किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया है। कि इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के हवाले से वो एक तो अफ़गानिस्तान को इसमें दावत नहीं दी गई, दूसरी तरफ अगरचे रूस ने उसको तस्लीम कर लिया है और चीन भी अनऑफिशियली उनके साथ ताल्लुकात रिकग्निशन के बग़ैर उनके साथ आना जाना चीन की क़यादत का रहता है। तो उसमें अफ़गानिस्तान के तनाजुर में ये कहा गया है कि हम स्टेबल और ऐसा अफ़गानिस्तान चाहते हैं जिसमें दहशतगर्दी ना हो या जिससे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट ना हो। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। और उसके साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म है उसकी भी मज़म्मत की गई है और उसके रोकथाम की भी बात की गई है। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने तो अपना केस पेश किया। पाकिस्तान तो इस CO का पहले से मेंबर है और पाकिस्तान की क़यादत ने वहाँ पर अभी उसने चीनी क़यादत से अलग से भी मुलाकातें करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस CO ने कोई खालिस पाकिस्तान के हक़ में या भारत के हक़ में अपनी राय दी हो। और ये फ़ोरम भी बायलैटरल मसाइल के हल के लिए नहीं है, बल्कि ये मल्टीलेटरल मसाइल के हल के लिए फ़ोरम है। बट सलीम साफ़ी साहब, जिस तरह से भारत करीब हो रहा है चीन के, और फिर ऑब्वियसली चीन और पाकिस्तान तो बहुत करीबी टाइज़ करते हैं एंजॉय, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के दरमियान में भी कुछ कुर्बतें हो सकती हैं या एटलीस्ट कुछ बर्फ़ पिघल सकती है, या फिर जो ऑप्टिक्स हमें देखने को मिले इस फोरम के ऊपर अब समझें कि अब काफ़ी देर तक वो चलेंगे आगे? देखिए, भारत और चीन का मामला पहले भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह का नहीं है कि कुट्टी हो गई है और ना तिजारत होगी और ना आना जाना होगा और ना और कुछ होगा। भारत पहले भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नहीं किया था, लेकिन उससे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म चीन का दौरा कर चुके हैं और चीनी क़यादत भारत का दौरा कर चुकी है और उनके तिजारती ताल्लुकात तो हस्ब मामूल बहाल है। ये तो मोदी ने अपने आप को मगरिब का फेवरेट बनने के लिए और क्वाड का मेंबर बनने के बाद जो है अपने आप को अपना कांधा पेश किया था अमेरिका को कि वो चीन की कंटेनमेंट की पॉलिसी में उसका फ्रंट लाइन स्टेट होगा। लेकिन एक तरफ तो अभी वो उस काम में नाकाम हो गया और दूसरी तरफ अब अमेरिका ने उसके साथ जो रवैया शुरू कर रखा है तो उसकी वजह से वो उसको बैलेंस करने के लिए चीन की तरफ गया है। लेकिन चीन की पॉलिसी जो है वो बड़ी मुस्तहकम रहती है और वाक़यात की बुनियाद पर चीनी क़यादत अपना रास्ता नहीं बनाते। इंडिया जितना भी करीब हो जाए अब चीन के, पाकिस्तान और चीन जैसे ताल्लुकात उनके नहीं बन सकते, क्योंकि वो फिर भी किसी न किसी शक्ल में कंपटीटर रहेगा। अच्छा, एग्जैक्टली यही बात जब हम कुछ दिनों पहले डिस्कस कर रहे थे रीजनल पॉलिटिक्स, तो बेनज़ीर ने कही कि उनको लगता है कि चीन और भारत, और फिर चीन को ऑब्वियसली पाक भारत को करीब लाने में किरदार ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको लगता है कि भारत और चीन एक वक्ती पार्टनरशिप या फिर कुर्बत इंजॉय कर रहे हैं। बेनज़ीर, आपको ये जो अब ऑप्टिक्स थे SCO में, वहाँ पर भी यही लगा, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से चीन अमेरिका के ख़िलाफ़ सामने आ रहा है भारत उसके पीछे आएगा और ये एक गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है पाक भारत ताल्लुकात के लिए भी और दीगर चीज़ों के लिए भी? अलीना, नहीं, आज भी तस्वीरें तो बहुत अच्छी थी। पुतिन, नरेंद्र मोदी की, प्रेसिडेंट शी की, वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और चीन के दरमियान, जो रातों रात हल नहीं हो सकते। आज भी अगर आपने देखा नरेंद्र मोदी की तकरीर में,
उन्होंने तनकीद की किस पे? चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पे। अच्छा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तनकीद की कि ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी पे असर पड़े। तो उनका इशारा जो था वो BRI की तरफ था। और फिर इसका उन्होंने उनकी मिसाल दी कि देखें, हम भी तो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, लेकिन हम किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं कर रहे। तो ये इस चीज से जाहिर होता है कि अभी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और भी बहुत से ममालिक हैं SCO समिट में, क्योंकि ये सब इस रीजन का हिस्सा है, इनके बॉर्डर लगते हैं, जिनके दूसरे मसाइल हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग SCO समिट थी, क्योंकि इसमें सबकी नजरें 3 ममालिक पे थी: रशिया, इंडिया और चाइना। और इन तीनों ममालिक की जो मैसेजिंग थी वो एक मुल्क की तरफ थी, और वो थी अमेरिका की तरफ। चाइना की मैसेजिंग क्या थी? चाइना की मैसेजिंग दुनिया के सामने ये थी कि देखें, इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है, हमारी उसकी ऑपोजिट पॉलिसी है। हम एक ऑल्टरनेटिव है इस वक्त। जो अमेरिका की जो डोमिनेंस है और हेजेमनी है, उसका ऑल्टरनेटिव कौन है? वो हम है। अमेरिका की इस वक्त क्या पॉलिसी है ट्रंप के अंडर? अमेरिका फर्स्ट, जिसकी वजह से वो अपना सिर्फ इंटरेस्ट देखते हैं, और जिसकी वजह से वो आजकल फॉरेन एड भी काट रहे हैं, कम कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, बुली कर रहे हैं। बड़ी अग्रेसिव सी उनकी फॉरेन पॉलिसी है। ईरान में जाके उन्होंने बॉम्बिंग की है। चाइना ने क्या मैसेजिंग की इस प्लेटफॉर्म से? चाइना ने कहा SCO समिट पे कि आए इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात करते हैं, स्टेबिलिटी पे बात करते हैं, SCO डेवलपमेंट बैंक बनाते हैं जिसमें हम पैसे देंगे, और जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं वो वहां से लोन लेके डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, वो है ये जो मिलिट्री परेड होने जा रही है। अच्छा, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी। चाइना में कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं है करना, और हर साल नहीं होती, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड की जा रही है। इससे भी एक मैसेज ये जाएगा कि अस्करी तौर पे भी चाइना जो है वो बहुत मजबूत है, और वो मिलिटरीली भी कोऑपरेट करना चाहता है बहुत से ममालिक के साथ। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो तस्वीरें आएंगी यहाँ से, वो आएंगी प्रेसिडेंट शी की प्यूटन और नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि मोदी जो है वो तब तक जा चुके होंगे। तो ये भी एक मैसेज होगा कि इकोनॉमिकली भी हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, मिलिटरीली भी हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, जैसे यूक्रेन में और इस किस्म के जो मामलात हैं। तो ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, दूसरा जो रशिया की तरफ से जो मैसेजिंग जाएगी, और हमने जैसे देखा अभी प्यूटिन ट्रम्प से जाके मिले अलास्का में, लग रहा था कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरे ख्याल से रशिया की तरफ से भी ये मैसेज जाने की कोशिश की जाएगी कि हम आइसोलेटेड नहीं है, हमारे साथ अभी भी बहुत से बड़े ममालिक हैं। आपने देखा कि प्यूटिन जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ के SCO समिट गए, और घंटे की उनकी बात हुई, और फिर वहां गए, वहां पर प्रेसिडेंट शी से मिले, और वो हाथ भी पकड़ा हुआ था और वो बातें भी कर रहे थे। ये सारी जो है ऑप्टिक्स वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए है। इसी तरह भारत का भी जो ऑप्टिक है वो इसमें यही होगा, अमेरिका को यही मैसेज भेजने की कोशिश की जाएगी कि आपने अगर हमें बुली किया तो हमारे पास ये एक और ब्लॉक है चाइना का जिसका हम हिस्सा बन सकते हैं, तो हमें मजबूर ना करें इस। लेकिन जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि नेचुरल अलायंस मुझे नहीं लगता अभी इन हालात में इस रीजन में चाइना और इंडिया के दरमियान बन सकता है। ये एक नेचुरल कंपेटिटर्स है इस वक्त। आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिकली हाँ को कॉपरेशन जरूर हो सकती है भारत और चाइना के दरमियान, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत में इस वक्त इकोनॉमी का मसला है, उनकी मीशत जो है उस तरह ग्रो नहीं कर रही जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तकरीर में भी कहा मोदी ने अपनी। लेकिन बेनज़ीर मुझे ये बताएं, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग हो जिसको SCO का प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करे, वो होता हुआ कहीं ना कहीं आपको लगता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए या नहीं? ऑल्सो क्लाइमेट चेंज की बात की एज अ पासिंग रिमार्क, क्या मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर, या फिर आपको लगता है कि सही जिक्र किया? बहुत अच्छा जिक्र किया। और मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्लाइमेट चेंज तो एक ऐसी चीज़ है जो बाउंड्रीज और बॉर्डर्स तो देखता ही नहीं है। जहाँ तक SCO के प्लेटफॉर्म की बात है, देखिए जैसे साफी साहब कह रहे थे, ये एक बायलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। और माजी में भी हमने देखा, आपको याद है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2023 में गए थे SCO समिट में भारत, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जयशंकर साहब पिछले साल आए थे SCO समिट के लिए पाकिस्तान, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इन हालात में मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त चाइना भी जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो भारत पे कोई प्रेशर डालेंगे कि आप मीडिएट करें या कोई डेडलॉक हल करने की कोशिश करेंगे। उमर चीमा साहब, आपका क्या अंदाजा, जो आज हमें मनाजिर देखने को मिले SCO के प्लेटफॉर्म से, आपका उसके ऊपर क्या तज्जिया तबसरा? देखिए, अच्छे मनाजिर हैं, सब लोग इकट्ठे थे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बेशक पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि लगे कि जैसे तकरीब के दुल्हा वही हैं, हर एक के साथ उनके मुरासम और गपशप और स्माइल पास करना।
यानी कि एक अच्छा था ओवरऑल। ये जो बात आप कर रहे थे ना चाइना के और इंडिया के हवाले से, देखें जो इनका अलायंस हो ही नहीं सकता। एक तो वजह यह है कि जो इंडिया ने ग्रो किया है वो अमेरिका की वजह से ग्रो किया है। उनकी अभी भी जो सबसे ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को है। वो चाइना चाइना में ये हो सकता है कि चाइना की यानी कि इंपोर्ट जो यानी कि इंडिया में इंपोर्ट हो रही है वो सबसे ज़्यादा चाइना की हो, लेकिन जो चाइना इंडिया है उसकी सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट है वो चाइना अमेरिका में हो रही है। तो अमेरिका के साथ रिलेशन कायम करना उनकी एक अवलीन तरजीह होगी। और दूसरा, जो उन्होंने अपना एक इमेज बिल्ड किया है वो अपने आप को एज अ जूनियर पार्टनर के तौर पे साथ चलना नहीं चाहते, और चाइना के साथ जाएंगे तो वो जूनियर पार्टनर बनेंगे। और चाइना ने जो भी साउथ एशिया में अपना एक इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, या इवन बर्मा हो, यानी कि हर तरफ जो श्रीलंका है हर तरफ चाइना ही चाइना है। तो जो एक उनका एक इलाके की इजारादारी का ख्वाब था इंडिया का, वो भी इससे पूरा नहीं हो रहा कि अगर वो चाइना के साथ रिलेशन रखते हैं, चाइना जिसके साथ भी ताल्लुक़ रखेगा वो ही चाहेगा कि उसके जूनियर पार्टनर के तौर पे रहे। तो इंडिया की कोशिश होगी कि वो उसके अमेरिका के साथ ताल्लुक़ ठीक हो। अभी भी वो जो चाइना के साथ एक तासर दे रहे हैं अपने बेहतर ताल्लुकात का, वो इसलिए है कि वो एक अमेरिका को रियलाइज़ करा रहे हैं कि देखिए हमें आपने काउंटर बैलेंस के तौर पे आपने प्रॉप अप किया था, बिल्ड किया था, प्रोजेक्ट किया था, तो आप जो है यानी कि अभी भी हम पे दस्ते शफकत रखें। या दूसरी एक आइडियल सिचुएशन के लिए ये हो सकती है कि चाइना अमेरिका जो है वो इंडिया को डिक्टेट ना करे, वो चाइना के साथ भी ताल्लुक़ रखे, रशिया के साथ भी रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा जो है वो अमेरिका से उठा सके। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या ये जो इंडिया के और चाइना के ताल्लुकात हैं आर दे एट द कास्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। चाइना और पाकिस्तान का जो एक एतमाद का रिश्ता बहुत पुराना है। दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये एतमाद का रिश्ता ही है। हमारी जो है वो हम कैपेसिटी भी वो नहीं है कि हम कोई चाइना जिस तरीके से इमर्ज हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, हम उससे कोई फ़ायदा ही उठा सकते। हम तो इधर सी पैक जो है उसको कामयाब नहीं बना सके। दूसरी तरफ देखें कि अब चाइना इस लेवल पे ग्रो कर गया है कि जिधर वो बाहर की मार्केट तलाश कर रहे हैं, उनके बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से आगे वियतनाम चली गई। वियतनाम जो है वो एक्सपोर्ट के लिहाज से दुनिया को जिन कंट्री से एक्सपोर्ट जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, वियतनाम छठे नंबर पे है, इंडिया जो है वो 10वें नंबर पे है, यानी वियतनाम उससे भी आगे है। लेकिन जो उसका चाइना की ग्रोथ का बेनिफिशरी है या आगे जिधर आगे इंडस्ट्री ट्रांसफर हुई है वो वियतनाम है। अनफॉर्चुनेटली हम तो वो भी नहीं कर सके, तो हमारा तो ये ताल्लुक जो है वो ज़्यादा है खुशगपियों की हद तक ही रह जाता है। उससे ये ज़रूर पता चलता है जो भी आता है इधर एमओयू साइन करके चला जाता है। हमारी, मैं दूसरों को क्या कहूँ, मुझे तो अपनी कैपेसिटी में काफ़ी इश्यूज नज़र आते हैं कि क्या वजह है कि हमारी गवर्नमेंट्स भी चेंज आई, स्टेबिलिटी भी किसी हद तक आ गई, हमारे यहाँ जो है कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती। बस यही पता चलता है कि जो गया है वो बाहमी समझौते की याददाश्त पे या उधर जाके साइन कर रहा है, या उधर से कोई बंदा आता है तो वो इधर आके साइन कर जाता है। अच्छा उमर चीमा साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान और भारत के सरबराहान की जो आपस में बॉडी लैंग्वेज थी और लैक ऑफ, क्या ये नेचुरल था इतने बड़े क्लैश के बाद दोनों का इस तरह से बिल्कुल मुसाफा भी ना करना या एक दूसरे से इंगेज भी ना करना, या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों के लिए एक सिग्नल है कि मामला अभी लंबे चलेंगे ऐसे ही? देखें, जो मोदी है और वो जिस पोजीशन में है इस टाइम, जो इंडिया यानी कि जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया उसके बाद वाली सूरत हाल में मोदी जो है वो तो हाथ बढ़ाते हुए वो उसकी सियासी मौत होती, वो ये कर ही नहीं सकता था। ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारी तरफ हो सकता है कि ये बात हो, हमारा चूंकि एक स्टेटस इस टाइम एक फाते का था, लेकिन उसमें इमेजिन कि अगर पाकिस्तान आगे हाथ बढ़ाना चाहता तो मोदी जो है वो नहीं करता, तो वो भी हमारे लिए कोई अच्छा ना होता। तो मेरा ख्याल है कि वो दोनों के लिए जो एक रिस्क फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा था, तो ये मुमकिन नहीं था। हाँ, ये ज़रूर बात है कि चाइना, अगर इंडिया के साथ चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो चाइना का फोकस इस चीज़ पर है कि किस तरीके से एक रीजनल स्टेबिलिटी कायम की जाए, अमन कायम किया जाए। और वो चाइना पहले भी जब इंडिया के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात थे तो उस टाइम भी उनको भी प्रेस करता था, पाकिस्तान को भी प्रेस करता था कि आप आपस में ताल्लुकात बेहतर करें
और इवन अगर आपके कोई मुतनाज़ा इश्यूज हैं, आप बेशक उनको कुछ तो देर के मतलब लिए कहीं ना कहीं फ्रीज कर दें, गुंजाइश लेकिन आप मौजूद इस है, लेवल पे ना जाएं कि आपके जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो भी कायम ना हो। कहीं ना कहीं मतलब गुंजाइश मौजूद है अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो चाइना और इंडिया के। मजीद बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपने किस तरह से पाया बॉडी लैंग्वेज को हमारे वजीर आजम की? अभी चीमा साहब कह रहे थे वो फाते थे, तो वो लग भी रहा था कि शायद वो उसी चीज़ को, उसी स्पिरिट, उसी कॉन्फिडेंस को लेके गए इस फोरम के अंदर। बट सर, आपको लगता है कि जो तकरीर के अंदर जुज़्व होने चाहिए थे वो थे और पाकिस्तान का मुकदमा बिल्कुल ठीक तरीके से प्रेजेंट किया? मैडम शेख, पहली बात तो ये अभी बात हुई कि जो मुल्क भी आता है हमसे MOU साइन करके चला जाता है, गप्पें लगती हैं, बड़े बड़ी तस्वीरें खींचती हैं और उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था, 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था, 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था और कुछ भी नहीं हुआ। और अभी तो हालात इतने अच्छे हैं कि 1 पेज भी है और अपोजिशन भी तकरीबन फारिग है, बाकी सारे मामलात भी सेट हैं 26वीं तरमीम के बाद, पीका ऑर्डिनेंस के बाद। तो अब तो बड़े, और हम जीते हुए भी हैं, बिलाशुबा भारत से जीते हुए भी हैं, ट्रंप साहब से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं अमेरिका से। तो मेरा ख्याल है अब तो जब मैं ऐसी खबरें पढ़ूं तो मायूसी होती है और ये खबरें नहीं आनी चाहिए कि 2025 में 91% सरमायाकारी में कमी हुई है 2025 में। अच्छा, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मईशत पे तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और मईशत तो हम सारों का मसला है। ये मैडम शेख मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगा, ये इंडेक्स वाले हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट के नीचे ये जो दुनिया भर की मईशतों की और सरमायाकारियों की ये बताते हैं। ये परसों मैं पढ़ रहा था इसको और मैं हैरान रह गया कि अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा है तो ये बड़ा ख़तरे की बात है। दूसरी बात मैडम शेख के यानी कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें कम होती जा रही हैं। और जहाँ तक ये शहबाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है हमारे अपने इख्तलाफात मुल्क के अंदर हैं, जब वो मुल्क से बाहर होंगे तो वो ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म हैं और फाते वज़ीर आज़म थे। लेकिन मैडम शेख सैलाब, इतना तबाहकुन सैलाब छोड़कर वज़ीर आज़म का वहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस में जाना और जो तवक्को थी वो पूरी नहीं हो सकी। किस हवाले से कि चीन की मेज़बानी है, कोई सलाम दुआ शहबाज शरीफ साहब, नरेंद्र मोदी, जो चलो नहीं हो सकती थी, इट्स टू अर्ली, क्योंकि दोनों की अपना एक बयानिया है और दोनों की सियासत भी है। कोई चंद जुमले उम्मीद भरे, कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई अच्छी चीज़ निकाली जा सके, नहीं हुआ। और दूसरा अभी बात की बेनज़ीर शाह साहबा ने भी कि ये जो भारत, चीन, रूस करीब करीब दिखाई दे रहे थे, करीब करीब उतने नहीं हैं जितने ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो तीनों गर्मजोशियाँ नज़र आ रही थी तीनों मुल्कों में, तो ये सब कुछ बाबा जी ट्रंप साहब को दिखाया जा रहा था। और तीनों मुल्क जो हैं वो बाबा जी ट्रंप साहब के डसे हुए हैं, रूस, भारत और चीन। और ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस ये प्लेटफार्म है, ये बड़ा अहम प्लेटफार्म है अगर ये इसी तरह चलता रहा, क्योंकि सुना जा रहा है कि क्या विज़न क्या है, एक प्लेटफार्म, एक विज़न, एक रास्ता, एक ब्लॉक, एक तिजारत, एक करेंसी, एक दिफा। और अगर इस खित्ते में ये हो जाता है तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये हर लम्हे बदलते हालात हैं, बाबा जी ट्रंप साहब किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। और शंघाई कॉन्फ्रेंस का एलामिया मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की गई, वहाँ जाफर ट्रेन एक्सप्रेस दहशतगर्दी और खुजदार में बच्चों की स्कूल में बस पर जो हमला किया गया, बुज़दिलाना हमला, उसकी भी मजम्मत की गई। और पहलगाम दहशतगर्दी की तो हम भी मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दी कहीं भी हो, लेकिन वही बात है कि पहले ये पता करें कि ये कार्रवाई किसने थी। ये तो नहीं कि दहशतगर्दी और उसके 6 मिनट बाद आप FIR और उस FIR में हमारा नाम आ चुका हो। तो अब मैडम शेख सूरत हाल ये है कि अमेरिका से तल्लुकात हमारे बेहतर हैं, रूस से बेहतर हो रहे हैं, ईरान से बेहतर हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान से तल्लुकात में जो गलत फहमियाँ और जो असल हैं, यानी मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि पहले अफ़गानिस्तान फिर मजबूत अफ़गानिस्तान मजबूत पाकिस्तान, नॉट एट ऑल। मजबूत पाकिस्तान फिर मजबूत अफ़गानिस्तान, तो वो भी बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं। हम चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, अरब ममालिक से भी ज़ाहिर है मईशत
बुनियादी अहमियत की हामिल होती है मैडम शेख, लेकिन जितने जोगे हम हैं उतने हमारे तल्लुकात हैं, हमारी मईशत बेहतर होगी, पूरी दुनिया से हमारे तल्लुकात ऑटोमेटिक सही होने शुरू हो जाएंगे। अगर इसी तरह हम 8,000 अरब कर्ज़ों का सूद लेकर फिरते रहेंगे, कशकोल लेकर, तो तल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। ये भी बड़ी बात है कि जितने जोगे हमें उतना कर रहे हैं। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान है, इसमें तल्लुकात की बेहतरी वक्त की बड़ी ज़रूरत है। बेहतर तल्लुकात होने चाहिए, तिजारत हमारे दरमियान होनी चाहिए, वफूद का तबादला होना चाहिए। हम बहुत बदले, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हम तैयार हैं। लेकिन भारत ज़ाहिर है वो नरेंद्र मोदी अपनी ज़िंदगी की सबसे दिफाई पोजीशन पे है, उसको अपनी सियासत है। अभी तो बिहार का इलेक्शन है, फिर अगला इलेक्शन, फिर वो ज़ाहिर है अगली मरतबा, तो वो उस पर तो जितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन मैडम शेख, अब आखिरी बात कि अगर अमेरिका की बैकिंग पर चीन के मुकाबले में तैयार होने वाला भारत और चीन से हर रोज़ सरहदी झड़पें करने वाला भारत आज चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है और करीब आ सकता है, खा वक्ती तौर पर ही सही जी। तो इन हालात में हम क्यों नहीं करीब आ सकते? और मैं पहले भी कह चुका हूं, सवाल आपके लिए था सर, क्या ये हो सकता है और कौन करवाएगा? जी आप सुन लीजिए अगर दो जुमले सुन लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस वो वाहिद प्लेटफॉर्म है बाबा जी ट्रंप साहब के बाद कि जो ये सारा कुछ कर सकता है, बेहतर कर सकता है। और मुझे लगता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म अगर फाल रहेगा, क्योंकि सार्क तो ख़त्म हो चुकी, यूरोपीय यूनियन और ब्रिक्स को हमसे इतनी कोई दिलचस्पी नहीं है, दोनों ताल्लुकात हमारे मुल्कों से। तो अगर ये शंघाई कॉन्फ्रेंस वाले ये चीन है, जाहिर है इसके पीछे चीन अगर अपना किरदार फ़ाल तरीके से अदा करेगा या करना चाहेगा, कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, बड़ी हद तक बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जो बेनज़ीर शाह साहबा ने या पता नहीं उमर चीमा साहब ने कहा था कि जब बिलावल भुट्टो भारत गए, जयशंकर पाकिस्तान आए, तो कुछ भी नहीं हुआ। उस वक़्त हालात और थे, अब हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। उस वक़्त इस खित्ते में और इस खित्ते के रूस, चीन, भारत तीनों के मामलात और तरह के थे, अब और तरह से हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि अगर मुस्तकबिल में शंघाई कॉन्फ्रेंस और यही हालात रहे, शंघाई कॉन्फ्रेंस फाल रहा, तो बेहतरी आ सकती है हमारे तल्लुकात में भी और इस खित्ते में भी। चलिए जी, ठीक है। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, एक छोटी सी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे यूट्यूब सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सवाल लिख के भेजे हैं उनको तजियाकारों के सामने रखते हैं, उनके जवाब जानते हैं। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हालिया सैलाबी सूरत हाल पर पहले अपनी मदद आपकी पॉलिसी का जिक्र किया और बाद में विफाकी हुकूमत के ज़रिए बैनुल-अक़वामी इदारों से ताउन की दरख्वास्त की है। सवाल ये हो रहा है कि कुदरती आफात पर सियासतदानों के बयान में तजाद क्यों है और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? मैडम शेख, आज ख्वाजा आसफ साहब सियालकोट वाले फरमा रहे थे कि पहले अपने अमाल दुरुस्त करो, पहले डैम्स बनाओ, पहले पानी के रस्तों को जो रोका हुआ है उसको खाली करो, पानी के बहाव को मत रोको, नदी नाले जो बेच दिए गए हैं उन पे तवज्जो दो, जो अशराफिया हाउसिंग सोसाइटीज़ बना चुकी हैं उन पे तवज्जो दें। और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे कि एक तो वो कह रहे थे कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गई अमीरों की तामीरात बचाने के लिए इस सैलाब में, और दूसरा वफाक और सूबे एक पेज पे नहीं आ रहे। अब अली अमीन गंडापुर साहब से पूछना ये है कि उन्होंने इस सैलाब से क्या सीखा। उन्होंने ये जो दरियाए सवात के किनारे तजावज़ात थी वो जो पानी ने खुद हटाई हैं, उसके बाद उन्होंने क्या सीखा। जो रेस्क्यू और रिलीफ में वो जो सवात के वो चट्टानों पे फंसे रहे और बह गए, उससे उन्होंने क्या सीखा। ये जो बुनेर में हुआ और ये जिस तरह बादल फटे, जिस तरह बिजलियां गिरी, जिस तरह बारिश और जिस तरह लैंडस्लाइडिंग, उससे उन्होंने क्या सीखा। सबसे पहले तो मेरे भाई इस अपने घर को दुरुस्त करें, आप अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ बेहतर करें, तरबियत चीज़ों को बेहतर करें। अपने जो आपके रेस्क्यू एंड रिलीफ वाले हैं वफाक के साथ पीटीआई और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी से हटकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करें। और उसके बाद आइंदा जो आने वाली जो कोई भी है, खुदा न खास्ता ज़लज़ला है, लैंडस्लाइडिंग है, बारिश है, बादल फटने वाला या कोई सैलाब है, उसको सामने रख के अपनी हिकमत अमली बनाएं। जो कि मुझे
मैं उम्मीद तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई करेगा। वफाक भी नहीं करेगा, पंजाब भी नहीं करेगा, सिंध भी नहीं करेगा, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ही रास्ते से हम उजड़ते आ रहे हैं पिछले 50-60 सालों में। इन्होंने कुछ नहीं सीखना, बड़े बड़े बयानात देते हैं, उसके बाद पतली गली से निकल जाते हैं, भूल भाल जाते हैं, फिर जब दोबारा आता है फिर वहीं खड़े होते हैं। तो ये कितनी मर्तबा मांगोगे इमदादें, कितनी मर्तबा आपको इमदादें देंगे? कुछ आप भी करो और कुछ सीखो इससे कि आपका फेडरल मिनिस्टर जो रेवेन्यू का है औरंगजेब साहब, वो कह रहे हैं कि 7 अरब डॉलर इसलिए नहीं मिले कि हमने मंसूबे बना के नहीं दिए। तो आप अपनी नाहलियाँ, अपनी सुस्तियाँ, अपनी मिसमैनेजमेंटें और अपनी ये जो लुट मारे, इसको ज़रा ऑर्गेनाइज करें, लोगों का सोचें और फिर जो बाकी सियासतें वो करते रहें। सर, जहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक जुमला आपका कि कितनी दफ़ा मांगोगे इमदादें। सर, ये जो क्लाइमेट का इशू है, इसमें तो अब ये पता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया का जो भार है वो ये जो खित्ता है ख़ास तौर पे हमारा, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, वो उठा रहा है और यहाँ पर असरात सबसे ज़्यादा हैं और कंट्रीब्यूशन हमारा ना होने के बराबर। तो सर, अगर वो इमदाद करते हैं बैरूनी कुछ, तो वो हम पे एहसान, या वो इमदाद नहीं, वो तो होना चाहिए उनका कंट्रीब्यूशन इसमें, नहीं? क्यों होना चाहिए मैडम शेख, क्यों? सर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं इस वजह से हो रहे हैं। नहीं, अभी बताता हूँ मैडम शेख। नहीं, मैं समझ आ गई, मुझे आपकी समझ आ गई, आपने जो कुछ फरमाया दुरुस्त फरमाया, लेकिन क्यों आप मेरी क्यों मदद करना चाहेंगे कि अगर मैं आपके पैसे, आप जो मुझे मदद के लिए दिए जाते हैं, उसके मैं एक दिन आपको पता चले चिकन कढ़ाइयाँ खा रहा हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ और आप बच्चों को गाड़ियाँ लेके दे रहा हूँ, दूसरी मरतबा मेरी क्यों मदद करना चाहेंगे आप मेरी मदद करके कहते हैं कि तेरा घर थोड़ा सा डूबता है तो इसके आगे जो सड़क है इसको ऊंची कर लो, या घर को ऊंचा कर लो, या जो पानी का रास्ता है उसको सीधा कर लो। अगली मरतबा मैं डूब के कह रहा होता हूँ मेरी मदद करो, आप देखते हैं कि इसने तो एक ईंट इधर उधर नहीं हटाई। तो जो आपके काम हैं वो करें। थैंक यू भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं। उमर चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि जिन शहरों में सैलाब का पानी नहीं आया, वहाँ महंगाई का सैलाब ज़रूर आ गया है। क्या ये हुकूमत की नाकामी है, आवाम का कसूर है, या ये जो सैलाब के असरात हैं यानी फसलों की तबाही वगैरह, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं? मेरे ख्याल तीनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हुकूमत की नाकामी ये है कि वो आम तौर पे इस तरह की सिचुएशन में जब एक बहरानी कैफियत होती है तो ये जो कारोबार तबका है वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, चीज़ों की शार्टेज हो जाती है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि लोगों को रोज़मर्रा की अशिया मिल सकें, तो ये हुकूमत की नाकामी है कि जो नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों में ये सारी शार्टेज करने वाले हैं ये भी शामिल होते हैं। और तीसरा ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त बात है कि शार्टेज हुई क्यों है, वो इसी वजह से हुई भी है कि जिस तरीके से बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिधर से कोई सब्जियां आ रही थीं, या इवन जो लाइफ स्टॉक है वो भी बड़ा सैलाब की नज़र हो गया। और इसके अलावा कई जगहों पे जो फ्रूट के बागात हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए, उस वजह से भी वो चीज़ें मुतासर हुई। तो मेरे ख्याल है ये तीनों फैक्टर जो हैं उन्होंने अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को इंश्योर करें ताकि कोई लोग ज़हीरा अंदोज़ी ना करें, और अगर कोई चीज़ों की शार्टेज है तो ख़ास तौर पे उस टाइम पर ये ज़हीरा अंदोज़ी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। बेनज़ीर से सवाल करते हैं। बेनज़ीर शाह साहिबा, बड़े अहम इशू के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि सैलाब और मौसमियाती तब्दीली के असरात ख़वातीन इससे ज़्यादा मुतासर होती हैं और इस बहरान में ज़्यादा मुश्किलात और ख़तरात का सामना करती हैं। वो हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए उनकी सहूलत के लिए? अलीना, ये तो एक फैक्ट है कि जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होती हैं क्लाइमेट चेंज, चाहे हीट वेव हो जाए, फ्लड्स हो जाए, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। पूरी दुनिया में इस पे रिपोर्ट्स हुई हैं, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सी रिपोर्ट की हैं। अभी मैं आज ही पढ़ी थी, एएफपी की एक रिपोर्ट आई है। उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो लाहौर से बाहर एक रिलीफ कैंप है, वहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ ख़वातीन से बात की और उनसे पूछा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है। और उन्होंने कहा कि बेसिक चीज़ें नहीं हैं हमारे पास, जैसे कि कपड़े, वही कपड़े पिछले कई दिनों से वो पहन के बैठी हुई हैं। बाथरूम बहुत कम है ये रिलीफ कैंप्स में, तो वो नहा नहीं सकती। कुछ प्रेग्नेंट थी, किसी के छोटे छोटे बच्चे थे, और सबसे अहम इशू अलीना जिस पे बात होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा होती नहीं है, पैड्स।
इन खवातीन के पास पैड्स बहुत मुश्किलों से इनको मिल रहे थे, और अगर मिल भी जाते थे तो वो कहती थी हमें नहीं पता हम कहाँ जाके बदलें, बाथरूम बहुत कम है, खाली नहीं होते। तो कुछ खवातीन जो थी उन्होंने कहा कि हम सारा दिन बैठ के इंतजार करते हैं कि जो मर्द हैं वो टेंट से बाहर जाएं तो फिर हम अपने पैड बदलें। तो ये सिचुएशन है अलीना। इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस की भी इस पे कई बार रिपोर्ट आई है, और उन्होंने डॉक्यूमेंट करके ये बताया कि जब क्लाइमेट चेंज होता है किसी भी मुल्क में, ऐसे कोई कोई इमरजेंसी होती है, तो जो खवातीन हैं उन पे जो घरेलू तशद्दुद होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि जो डिस्प्लेस कम्युनिटीज होती हैं यहाँ पे ज्यादातर जो खवातीन होती हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जाहिर सी बात है पैसों की कमी होती है, खाने पीने की चीजों की कमी होती है, तो बच्चियों को स्कूल से निकाल के उनकी कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं कि कौन इनका खर्चा उठाए। इसके अलावा भी जो इमदाद होती है जब वो आती है एक रिलीफ कैंप में, तो मर्द जो होते हैं वो पहले ले लेते हैं, खवातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप जाके लाइन में तो नहीं खड़ी होंगी गर्मी में इतनी देर, आपके बच्चे बड़ा मुश्किल होता है, तो बड़ा डिसप्रोपोर्शनेट है। इसके अलावा हम देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, मतलब कि वो ज़राई ज़मीन पे काम करती हैं, और क्योंकि अब सैलाब आए हैं तो उनकी जो आमदनी जरिया है आमदनी का वो तो खत्म हो गया एक तरह से, या वो खो बैठी हैं। तो ये बहुत से इश्यूज हैं। तो मेरी तो सिर्फ अलीना ये अपील होगी हुकूमत को कि जो भी आप क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाए उसका फ्रंट एंड सेंटर खवातीन होना चाहिए। उनसे आप बात करें, उनकी आवाजों को शामिल करें, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या बेसिक और उसको इनकॉर्पोरेट करें। उसके अलावा कोई क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नहीं है। और बल्कि इस वक्त जो खासकर सिचुएशन है जहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ हो रहा है और मुख्तलिफ इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है सख्त सैलाब ज़दगान तक, तो यहाँ पर बड़ा मेंशन करना ज़रूरी है कि जहाँ आप खाना पीना इसको बेसिक नेसेसिटी समझते हैं और खाने पीने की अशिया पहुँचाते हैं, वहाँ इमदादी सामान में सैनिटरी पैड्स का होना बड़ा ज़रूरी है, वो भी ख़वातीन के लिए साथ साथ इसका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। सलीम साफ़ी साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। साफ़ी साहब, हाफिज़ नईमुर-रहमान ने ऐलान किया है कि जमात इस्लामी अब इत्तेहादी सियासत नहीं करेगी और अपने निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। जमात इस्लामी का फैसला क्या दुरुस्त है? आपके सवाल के जवाब से कबल तो मैं अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है और अभी तक के इतलात के मुताबिक 800 से ज़्यादा अफराद उसमें जहाँ बहक हुए हैं, तो उसकी ताज़ियत करना चाहूँगा अफ़गान मिल्लत से और अफ़गान हुकूमत से, और दुआ है कि अल्लाह ताला जो वफ़ात शुदगान हैं उनकी मग़फ़िरत करें और जो लोग ज़ख्मी हैं उनको जल्द सेहत दे और अफ़गान हुकूमत को तौफ़ीक दे कि वो बेहतर तरीके से इस आलमिया से निमट सके। जो सवाल है आपका कि जमात इस्लामी ने इंतखाबी इत्तेहादी सियासत की बजाय इनफरादी सियासत की पॉलिसी अपनाई है और कौन सी मुफीद होगी, तो इसमें आप देखें कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जमात इस्लामी ने जिधर जिधर इत्तेहाद किया है तो उसमें उसको कुछ न कुछ पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिली है, और MMA की सूरत में तो उसको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी मिल गई। लेकिन जहाँ सोलो फ्लाइट जमात इस्लामी ने किया है तो उस वक़्त उसकी पोजीशन कोई बेहतर नहीं आई है। अभी पिछले इलेक्शन में भी जमात इस्लामी ने तो तनहा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन जमात इस्लामी की एक सीट भी नहीं आ सकी, ना खैबर पख्तूनख्वा में और ना वफाकी असम्बली में, और न सिर्फ जो बलूचिस्तान से एक सीट आई है वो भी जमात इस्लामी के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था। जमात इस्लामी का आलमिया ये है कि जो जमात इस्लामी का वोटर है वो वही उनका कारकुन भी है, सिर्फ़ और सिर्फ उनका कारकुन वो दूसरों से ज़्यादा मुतहर्रिक है, वो दूसरों से ज़्यादा मुनज़्ज़म है, वो दूसरों से ज़्यादा बासलाहियत है, इसलिए जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर भी ज़्यादा है। लेकिन आम आदमी उनका वोटर नहीं है, बल्कि जो कारकुन है सिर्फ वही उसका वोटर बन जाता है। तो मेरे ख़्याल में जमात इस्लामी के लिए असल मसला ये नहीं है कि वो इनफरादी तौर पर सियासत करें या फिर इत्तेहादी सियासत करें, बल्कि जमात इस्लामी की क़यादत को ये सोचना चाहिए कि वो अपने वर्कर के अलावा आम आदमी को और किस तरह अपना सपोर्टर और वोटर बना दे। सर वैसे ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जमात इस्लामी आप देख लें कोई भी मसला हो, चाहे वो अवामी इश्यूज़ हों, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज़ हों जो कि लोगों के दिल को छूते हैं, उनके ऊपर आते भी हैं, बड़ा खुलकर बोलते भी हैं
और कहीं ना कहीं लोग उनकी जो हिमायत है उसको सराहते भी हैं, लेकिन ये वोट पे कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती जैसे आप कह रहे हैं आम आदमी के? यही देखें, असल में जो जमात इस्लामी का बुनियादी स्ट्रक्चर है वो एक दावती तंजीम के लिए एक टेट किस्म की स्ट्रक्चर बनी हुई है। वो आम सियासी जमातों की तरह बना हुआ दस्तूर नहीं है जमात इस्लामी का। अच्छा। बल्कि वो एक दावती तंजीम का जो दस्तूर होता है वो दावती तंजीम का दस्तूर ज़्यादा है और सियासी तंजीम का कम है। और आप दावत और सियासत को एक साथ चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि दावत हरीफाना कशमकश का जिक्र उसमें नहीं होता, उसमें आप हर किसी की खराई चाहते हैं, उसमें आप JUI भी तो यही कर रही है ना, JUI और इनका तक मिलता जुलता नहीं है। नहीं, जमात इस्लामी की सारी जद्दोजहद का और उसका मरकज़ और महवर वो मदरसा और मस्जिद है, और जमात इस्लामी के बरक्स वो आम आदमी के लिए भी उनके दरवाज़े खुले होते हैं। आपने देखा होगा कि अकरम खान दुरानी एक मदरसे का तालिब इल्म नहीं थे, बल्कि वो खान थे अपने इलाके के, लेकिन जब उनको हुकूमत मिली तो उन्होंने किसी मौलवी को वज़ीर आला बनाने की बजाय खान को वज़ीर आला बना दिया। तो ये उनके और इनकी स्ट्रेटजी में ये बुनियादी फ़र्क है कि जमात JUI का दरवाज़ा आम आदमी के लिए निस्बतन ज़्यादा खुला है, और जमात इस्लामी के अंदर वो कारकुन से दूसरे तरह के तकाज़े करती हैं, और आम आदमी अपने आप को अमूमन उसका अहल नहीं समझता। ठीक है, थैंक यू सो मच साफ़ी साहब, आपने बड़ी तफसीलन हमें समझाया भी और अपनी राय का इजहार भी किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।